स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूं जिसका नाम है सुज़ेल द वोर्टेक्स। ये सीरीज साउथ की क्राइम थ्रिलर सीरीज है। इसमें एक आदमी की बेटी घर से लापता हो जाती है और फिर उसको ढूंढने के लिए वो क्या कुछ नहीं करता। शुरू में ये सीरीज आपको बोर लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये सीरीज आपके दिमाग में ऐसे सवाल पैदा कर देगी कि आप इसको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम एक बहुत बड़ी सीमेंट फैक्ट्री को देखते हैं और ये है शनमुगम। ये आदमी इस फैक्ट्री में काम कर रहे सभी मजदूरों का यूनियन लीडर है। शनमुगम के साथ साथ यहाँ पर फैक्ट्री के कई सारे मजदूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले इस फैक्ट्री को मुकेश जी चलाते थे और वो सभी वर्कर्स को अपना परिवार समझते थे, इसलिए सभी मजदूर उनके साथ काम करके बहुत खुश थे। लेकिन अब इस फैक्ट्री को उनका बेटा त्रिलोक चलाता है, जो कि वर्कर्स के साथ ठीक ढंग से बात भी नहीं करता और उनकी पगार में भी कटौती करता है। तभी इस प्रोटेस्ट को बंद करवाने के लिए त्रिलोक IS रेजिना और इंस्पेक्टर सकराई को लेकर आता है। फिर त्रिलोक मजदूरों से कहता है कि अगर तुम लोग इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहे तो मैं तुम सब मजदूरों को यहाँ से निकाल दूंगा और तुम्हारी जगह पर नए मजदूरों की भर्ती कर दूंगा। फिर ये बात सुनने के बाद शनमुगम भड़क जाता है और कहता है कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं पूरी फैक्ट्री को आग लगा दूंगा। तभी उन वर्कर्स में से कोई एक वर्कर रेजिना मैडम को पत्थर फेंक कर मारता है और ये देखकर SI सकराई सभी वर्कर्स पर लाठी चार्ज करवाना शुरू कर देता है। फिर जब मार खाने के बाद शनमुगम अपने घर पहुंचता है तो सबसे पहले अपनी बेटी से मिलता है और नीला के अलावा इसकी एक वाइफ भी है, जिसने कई साल पहले ही घर छोड़कर संन्यास ले लिया है। शनमुगम की एक बेटी और भी है जिसका नाम है नंदनी, जो कि नीला की बड़ी बहन है। नंदनी कोयम्बटूर में रहती है और एक IT कंपनी में जॉब करती है। फिर जब शनमुगम अपने घर के अंदर जाता है तो उसकी नजर नीला के रिपोर्ट कार्ड पर पड़ती है। वो देखता है कि उसकी बेटी 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुकी है और फिर वो अपनी बेटी नीला पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब तक तुम्हारे 10th के एग्जाम पूरे नहीं हो जाते तब तक तुम कहीं भी घूमने के लिए नहीं जाओगी। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर रेजिना को देखते हैं, जो कि एक गांव का मुआयना करने गई है, क्योंकि उस गांव में कल से म्यान कोलाई नाम का फेस्टिवल शुरू होने वाला है। इस फेस्टिवल में अंगला परमेश्वरी देवी की पूजा की जाती है और ये फेस्टिवल अगले 9 दिन तक चलने वाला है। इसी वजह से रेजिना अपने स्टाफ को चौकन्ना रहने के लिए कहती है। रेजिना का एक बेटा भी है जिसका नाम अधिश्याम है और वो अभी कॉलेज में पढ़ता है। अब कुछ दिनों बाद उनके बेटे अधिश्याम का बर्थडे है, इसलिए रेजिना और उसके हस्बैंड अपने बेटे के लिए KTM की बाइक खरीदने के लिए शोरूम में जाते हैं ताकि अधिश्याम को उसका बर्थडे गिफ्ट दे सके। तभी हम सकराई को देखते हैं, जिसकी सगाई लक्ष्मी से हो जाती है। लक्ष्मी हॉस्पिटल में एक नर्स का काम करती है। सकराई के परिवार में एक बूढ़ी माँ भी है जो कि पैरालाइज्ड है। सकराई की सगाई में इंस्पेक्टर रेजिना भी आती है, क्योंकि सकराई रेजिना मैडम को अपनी माँ के समान समझता है और वो भी सकराई को अपने बेटे की तरह समझती है, इसलिए वो उसकी सगाई में थोड़ी ज्यादा शराब पी लेती है। फिर सकराई उनको घर पर छोड़ने के लिए जाता है। तभी मैडम का बेटा अधिश्याम आता है और अपनी माँ को घर के अंदर ले जाने लगता है। तभी सकराई उससे पूछता है कि तुम तो घूमने के लिए जाने वाले थे, कब जाने वाले हो? फिर अधिश्याम कहता है कि आज रात ही दोस्तों के साथ मैं मुन्नार के लिए निकल जाऊंगा। तभी सकराई देखता है कि म्यान कोलाई फेस्टिवल आज रात से ही शुरू होने वाला है। तभी एक पुजारी जी भी विधि के अनुसार एक थाली में खोपड़ी रखकर ले जा रहे थे, लेकिन तभी पुलिस वालों को एक खबर मिलती है कि सीमेंट की फैक्ट्री में आग लग गई है। फिर सकराई तुरंत ही फैक्ट्री में पहुंच जाता है और देखता है कि शनमुगम वहां पर पहले से ही मौजूद था, जो कि उस फैक्ट्री को जलते हुए देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और वो लोग उस फैक्ट्री की आग बुझाने लगते हैं। तभी शनमुगम के पास उन्हीं की फैक्ट्री का एक वर्कर आता है और बताता है कि फैक्ट्री के अंदर हमारा एक वर्कर भी रह गया है। इसलिए शनमुगम तुरंत उस फैक्ट्री के अंदर जाता है और उस वर्कर को बाहर निकाल कर लाता है। फिर कुछ देर बाद फैक्ट्री का मालिक त्रिलोक वहां पर आता है और अपने पापा को कहता है, देखा आपने, उसने कहा था ना वो फैक्ट्री को जला देगा, और उसने फैक्ट्री को सच में जला दिया। इस समय त्रिलोक शनमुगम के ऊपर शक कर रहा था, क्योंकि कल शनमुगम ने प्रोटेस्ट के दौरान फैक्ट्री को आग लगाने की धमकी दी थी। अब यही फैक्ट्री इस इलाके के वर्कर्स की रोजी रोटी थी, इसलिए इस फैक्ट्री को ऐसे जलते हुए देखकर सब लोग निराश हो जाते हैं। तभी कुछ देर बाद शनमुगम अपने घर पहुंचता है और सोने के लिए चला जाता है। फिर जब वो सुबह उठता है तो उसे पता चलता है कि नीला कल रात से ही घर पर नहीं है। फिर वो अपनी बेटी की स्कूटी देखने के लिए जाता है, जो कि उसके घर पर ही खड़ी थी। इसका मतलब ये था कि वो पैदल ही कहीं पर गई है। फिर नीला जब घर पर नहीं मिलती तो शनमुगम और उसका भाई गांव के हर तरफ उसे ढूंढने जाते हैं।
और सभी लोगों से नीला के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन किसी ने भी नीला को कल रात से ही नहीं देखा था। फिर वे आश्रम में भी कॉल करके पूछते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो अपनी माँ से मिलने गई हो, लेकिन नीला वहाँ पर भी नहीं थी। फिर नीला की बड़ी बहन नंदिनी को कॉल किया जाता है, लेकिन नीला उसके पास भी नहीं गई थी। दूसरी तरफ त्रिलोक रजीना को कहता है कि शनमुगम को अरेस्ट कर लो, क्योंकि उसी ने मेरी फैक्ट्री में आग लगाई है। फिर वहाँ पर त्रिलोक के पिताजी भी पहुँच जाते हैं और त्रिलोक से पूछते हैं कि क्या तुमने जख्मी वर्कर से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो तो साफ साफ इनकार कर देता है। फिर त्रिलोक के पिता उस मजदूर से मिलने के लिए जाते हैं और उसे 1 लाख रुपए मुआवजा देते हैं और साथ में उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मुझसे बेझिझक मांग लेना। फिर सकराई रेजिना को बताता है कि फैक्ट्री के सारे सीसीटीवी फुटेज जल चुके हैं, इसलिए हमें आजू बाजू के सीसीटीवी फुटेज से ही काम चलाना पड़ेगा, शायद कोई सबूत मिल जाए। फिर वो बताता है कि जब मैं रात को 12 बजे के आसपास फैक्ट्री पहुंचा तो मैंने देखा शनमुगम यहाँ पर पहले से ही मौजूद था। फिर रेजिना और सकराई शनमुगम को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि शनमुगम के घर पर पहले से ही भीड़ जमा थी। अब पुलिस वालों को लग रहा था कि शनमुगम को ये बात पहले से ही पता लग गई होगी कि हम उसको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए शनमुगम ने पहले ही अपने बचाव के लिए भीड़ को इकट्ठा कर लिया है। जबकि पुलिस वालों को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि शनमुगम की बेटी लापता हो चुकी है। फिर शनमुगम खुद उनको बताता है कि मेरी बेटी कल रात से ही लापता है। फिर रजीना कहती है कि ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारी बेटी गायब हो गई है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। फिर सकराई शनमुगम को अरेस्ट कर लेता है। फिर रजीना शनमुगम को अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहती है, लेकिन शनमुगम साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे बस नीला को ढूंढना है। फिर रजीना सकराई के पास जाती है और कहती है कि हम इसको ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी सीसीटीवी फुटेज देखो। तभी हम देखते हैं कि नीला की बड़ी बहन नंदिनी पुलिस स्टेशन में आ जाती है और अपने पापा को छोड़ने के लिए कहती है। वो कहती है कि मेरी छोटी बहन को ढूंढने के बजाय तुम लोगों ने मेरे पापा को ही अरेस्ट कर लिया। फिर सकराई कहता है कि किसी को ढूंढने के लिए कंप्लेंट लिखवानी पड़ती है और तुम्हारे घर से किसी ने भी नीला की कंप्लेंट नहीं लिखवाई। फिर नंदिनी नीला की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाती है और अपने पापा से मिलने के बाद चली जाती है। दरअसल नंदिनी सकराई के साथ बचपन में स्कूल में पढ़ा करती थी और बचपन से ही इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। फिर रात को जब पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उनको शनमुगम के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। फिर सकराई खुद सीसीटीवी फुटेज देखता है, लेकिन उसको भी शनमुगम की फुटेज नहीं दिखती, लेकिन नीला की फुटेज दिख जाती है, जो कि अकेली ही बस स्टॉप पर खड़ी थी। तभी कुछ लोग वैन में आकर जबरदस्ती उसको उठाकर ले जाते हैं। फिर जब सकराई उस बस स्टॉप पर पहुंचता है तो वहां पर उसको नीला का आई कार्ड मिलता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं वो सीमेंट फैक्ट्री जो कल रात को जली थी, अब वो पूरी तरह से जल चुकी थी। इस वक्त वहां पर त्रिलोक, रजीना मैडम और उसके पति भी मौजूद थे। अब त्रिलोक ये चाहता था कि इस फैक्ट्री के इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएं। फिर थोड़ी देर बाद उस फैक्ट्री में सकराई पहुंच जाता है और रजीना को सीसीटीवी की फुटेज दिखाता है जिसमें नीला को किडनैप कर लिया गया था। फिर सकराई और रजीना उसी बस स्टॉप पर पहुंचते हैं। फिर सीसीटीवी की फुटेज को देखकर उन्हें पता चलता है कि जिस रेड कलर की मिनी वैन में नीला को किडनैप किया गया था, उस गाड़ी की नंबर प्लेट को जानबूझकर मिट्टी से ढक दिया गया था। मतलब कि ये काम किसी की सोची समझी साजिश थी। फिर सकराई शनमुगम के घर पहुंचता है और वहां जाकर नंदिनी को बताता है कि नीला किडनैप हो गई है। ये बात सुनकर नंदिनी रोने लगती है। फिर सकराई उनसे पूछता है कि आपको किसी पर शक है क्या कि ये काम कौन कर सकता है। फिर नीला की माँ कहती है कि मुझे नहीं पता ये काम किसका है। वहीं दूसरी तरफ त्रिलोक के पिता मुकेश जी रजीना से मिलने के लिए जाते हैं। फिर वो रजीना मैडम को कहते हैं कि मुझे शनमुगम पर पूरा भरोसा है, अगर आपको उसे अरेस्ट करना ही है तो सबसे पहले सबूत लेकर आइए। फिर उसके बाद रजीना भी शनमुगम को छोड़ देती है। फिर जब त्रिलोक को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में अपने घर जाता है। उस समय एक मोटा आदमी उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो उससे बिना बात किए अपने पिता से मिलने के लिए चला जाता है। फिर वो अपने पिता पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उन्होंने शनमुगम को छुड़वा दिया था। दरअसल त्रिलोक सोच रहा था कि वो शनमुगम से कन्फेस करा लेगा कि उसी ने ही फैक्ट्री में आग लगाई है, ताकि त्रिलोक को इंश्योरेंस के पैसे आसानी से मिल जाएं। दूसरी तरफ शनमुगम जब अपने घर पहुंचता है तो अपनी बेटी नंदिनी से मिलता है। उस समय वो अपनी बेटी नीला के न मिल पाने के कारण बहुत ही परेशान था। फिर रजीना और नंदिनी नीला के स्कूल में जाते हैं ताकि उन्हें यहाँ से कुछ नीला के बारे में पता चल सके। फिर नंदिनी नीला के कुछ दोस्तों से मिलती है और उनसे नीला के बारे में पूछती है। तभी नंदिनी को पता चलता है कि पिछले कई दिनों से वो परेशान चल रही है। फिर नीला की क्लास टीचर से पूछने पर पता चलता है कि नीला क्लास की टॉपर थी,
लेकिन 10th क्लास में आने के बाद नीला कुछ सब्जेक्ट में फेल भी हो गई। दूसरी तरफ सकराई नीला की ट्यूशन टीचर के पास पहुंच जाता है। पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि नीला हमेशा आगे के डेस्क पर ही बैठा करती थी और वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसको कुछ लड़के परेशान किया करते थे। फिर सकराई ट्यूशन के उन लड़कों से मिलने पहुंच जाता है और उनसे नीला के बारे में पूछता है। फिर पूछताछ में उसे पता चलता है कि उन चारों में से एक लड़का नीला को पसंद करता था। उसने नीला को प्रपोज भी किया था, लेकिन नीला ने मना कर दिया। फिर वो लड़के सकराई को बताते हैं कि एक दिन एक और लड़का भी आया था जो कि 1 नंबर का छटा हुआ बदमाश था और उसने मुझे नीला से दूर रहने के लिए धमकी दी। फिर उनकी बातें सुनने के बाद सकराई उन लड़कों को म्यान कुलाई फेस्टिवल में ले आता है और उन लड़कों को कहता है कि तुम में से कोई भी उस लड़के को देखे तो तुरंत मुझे बताना। वो लड़के सकराई को ये भी बताते हैं कि नीला की एक क्लोज फ्रेंड है जिसका नाम है मलार। फिर सकराई और रेजिना मलार से मिलने के लिए उसके घर पर जाते हैं, लेकिन वहां पर उनकी बात मलार से नहीं हो पाती क्योंकि घबराहट के कारण मल्हार उनसे बात नहीं करना चाहती थी। फिर मल्हार के पिता कहते हैं, देखिए मैडम, अगर मेरी बेटी तुम लोगों से बात नहीं करना चाहती तो उसको तंग मत कीजिए। फिर मजबूरन पुलिस वालों को वहां से वापस लौटना पड़ता है। फिर सकराई रेजिना मैडम को एक आइडिया देता है कि हमें नंदिनी को मल्हार से बात करने के लिए भेजना चाहिए, हो सकता है कि मल्हार उसे कुछ बता दे। फिर सकराई नंदिनी को उस जगह पर बुलाता है और रेजिना मैडम वहां से गाड़ी लेकर चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सकराई देखता है कि मल्हार का बाप जो कि विलेज काउंसलर है अपनी बेटी को लेकर कहीं पर जा रहा है। ये सब देखकर सकराई सोचता है कि अभी तो हम लोग इससे मिलकर आ रहे हैं और हमारे आते ही ये अपनी बेटी को कहां ले जा रहा है। फिर सकराई अपनी बाइक पर उसका पीछा करता है और कांस्टेबल को कहता है कि जब नंदिनी यहाँ पर आ जाए तो तुम उसके साथ मेरे पीछे पीछे आ जाना। फिर कुछ दूर जाने के बाद सकराई विलेज काउंसलर की गाड़ी को रोक लेता है और उनसे पूछता है कि इतनी रात को तुम लोग कहाँ जा रहे हो, लेकिन विलेज काउंसलर उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर वो मल्हार से भी पूछता है कि तुम्हारा बाप तुम्हें कहाँ ले जा रहा है, लेकिन वो भी उसे कुछ नहीं बताती। इतने में कांस्टेबल भी नंदिनी को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। फिर जब नंदिनी मल्हार से नीला के बारे में पूछती है तो मल्हार कहती है कि मुझे पता है नीला को किसने किडनैप किया होगा, ये जरूर उसी का काम है। फिर सकराई पूछता है कि तुम किसकी बात कर रही हो। फिर मल्हार कहती है कि नीला को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि रेजिना मैडम का बेटा अधिशाम है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 3rd एपिसोड में हम देखते हैं इंस्पेक्टर रेजिना, मल्हार, नीला के पापा और सब लोग एक साथ बैठकर अधिशाम के बारे में बात कर रहे थे। रेजिना कहती है ऐसा नहीं हो सकता, अधिशाम तो अपने दोस्तों के साथ मुन्नार घूमने के लिए गया है और उसने मुझे कई सारे वॉइस नोट भी भेजे हुए हैं। फिर रेजिना सबको वो वॉइस नोट भी सुनाता है जिसमें अधिशाम बता रहा है कि वो कितने बजे मुन्नार पहुंचा और कौन से होटल में रुका हुआ है। अगर अधिशाम ने नीला को किडनैप किया होता तो वो मुझे अपने होटल का एड्रेस कभी नहीं बताता। तभी मल्हार कहती है कि मैंने कई बार अधिशाम को नीला को परेशान करते हुए देखा है। एक बार तो अधिशाम नीला के साथ जबरदस्ती कर रहा था। इतने में मैं वहां पर पहुंच गई, तब जाकर अधिशाम ने नीला को छोड़ा। ये बात सुनने के बाद रेजिना बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने बेटे अधिशाम के पास कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा था। फिर रेजिना अधिशाम के दोस्त मणि के पास फोन करती है जो उसके बेटे के साथ घूमने के लिए मुन्नार गया हुआ था। मणि कहता है कि अधिशाम तो अभी चाय लेने के लिए गया है। फिर रेजिना उसे कहती है कि आज ही तुम जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ। तभी रेजिना की बात खत्म होने से पहले ही अधिशाम का दोस्त कॉल को कट कर देता है। फिर रेजिना कहती है वैसे भी कल ये लोग वापस आने ही वाले थे तो हम सभी को कल तक का वेट करना चाहिए। कल हमें पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। अगले सीन में हम शनमुगम को देखते हैं जो कि इस समय डीएसपी से मिलने के बारे में सोच रहा था क्योंकि उसे रेजिना पर भरोसा नहीं था। तभी नंदिनी उनको समझाती है कि आप रेजिना की कंप्लेंट लेकर डीएसपी के पास जाओगे तो इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, बल्कि इसकी वजह से तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तभी हम फायर डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में बैठकर इंतजार कर रहा था क्योंकि उसको रेजिना मैडम से फैक्ट्री के बारे में कुछ बात करनी थी। लेकिन एक कांस्टेबल उसे कहता है कि रेजिना मैडम के पास अभी टाइम नहीं है, इसलिए आप उनसे कल मिल लेना। लेकिन उस फायर ऑफिसर के बार बार कहने पर कांस्टेबल रेजिना मैडम के साथ उसकी बात करवा देता है। फिर जब वो मैडम को मिलने के लिए कहता है तो मैडम उसे मिलने से इनकार कर देती है क्योंकि वो तो खुद एक बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। उस समय त्रिलोक भी वहां पर मौजूद था। फिर वो रेजिना से उस फायर इंस्पेक्टर को जल्दी से जल्दी वहां से भगाने के लिए कहता है। दरअसल रेजिना मैडम की अपने बेटे के बारे में सोच सोचकर हालत खराब हुई पड़ी थी। इस समय वो इस कंडीशन में नहीं थी कि वो अपने बेटे के अलावा कुछ और बात सोच सके। अगले सीन में हम सकराई और लक्ष्मी को देखते हैं
जो कि मयान कुलाई फेस्टिवल में घूमने के लिए आए हुए थे। लेकिन तभी सकराई के पास वादी वेलू का फोन आता है और वो सकराई को जल्दी से जल्दी अपने घर आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ फायर ऑफिसर त्रिलोक से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन त्रिलोक उससे बात करना नहीं चाहता था। अब वो फायर ऑफिसर पुलिस स्टेशन में और त्रिलोक के घर का चक्कर लगा लगा कर खुद फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि कोई उसकी बात ही नहीं सुनना चाहता था। फिर त्रिलोक के पिता मुकेश जी ऑफिसर को बताते हैं कि अभी हमारे गांव की बच्ची गायब हो गई है, इसलिए सभी लोग टेंशन में हैं। तभी रेजिना मैडम अपने बेटे के साथ घूमने गए लड़कों के माता पिता को बुलाकर कहती है कि अगर आप में से किसी के भी बेटे का फोन आए तो आप लोग उसकी बात मुझसे कराना। इतने में सकराई भी रेजिना मैडम के घर पर पहुंच जाता है। फिर मैडम उसे बताती है कि साइबर सेल से ये पता चला है कि अदिशाम ने 20 से ज्यादा बार नीला को कॉल किया था और आखिरी बार भी अदिशाम ने नीला को ही कॉल किया था। अब रेजिना मैडम को ये लग रहा था कि उसके बेटे अदिशाम ने नीला को प्रपोज किया होगा और नीला ने मना कर दिया, इसलिए उसके बेटे ने उसके साथ कुछ कर ना दिया हो। फिर मैडम सकराई को उन लड़कों को ढूंढने के लिए भेजती है। तभी सकराई उस होटल में पहुंचता है जहां पर अदिशाम और उसके दोस्त रुके हुए थे। पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर ऐसे कोई भी लड़के नहीं आए। फिर इसके बावजूद भी सकराई वहां की तलाशी लेने लगता है। तलाशी लेने पर उसे उस होटल में अदिशाम नहीं मिलता, लेकिन होटल के एक रूम में उसे नंदनी मिल जाती है। नंदनी सकराई को बताती है कि मुझे पुलिस पर विश्वास नहीं था, इसीलिए मैं खुद अपनी बहन नीला को यहाँ पर ढूंढने के लिए आई हूँ। और फिर थोड़ी ही देर बाद नंदनी के पास उसके पिता का फोन आता है और वो अपने पिता को बता देती है कि मुझे यहाँ पर नीला नहीं मिली। ये बात सुनने के बाद सकराई उस पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम्हें ये बात अपने पिता को नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि इससे वहाँ का माहौल बिगड़ सकता है। फिर वे दोनों वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में जाते हैं और कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर अदिशाम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे होटलों में जाने के बाद भी उन लोगों को अदिशाम के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन तभी एक पुलिस वाला सकराई के पास आकर कहता है कि हमें एक रेड वैन मिली है। इसलिए सकराई तुरंत उस रेड वैन के पास पहुंच जाता है और समझ जाता है कि ये वो रेड वैन नहीं है जिसमें नीला को किडनैप किया गया था। फिर एक पुलिस वाला सकराई को कहता है कि इस घर के अंदर एक पंखा चल रहा है। फिर जब वे लोग खिड़की खोलकर देखते हैं तो वहां पर उन्हें अदिशाम का फोन रखा हुआ मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ लड़कों के बातचीत की आवाज सुनाई देती है। वो लड़के इसी घर की तरफ आ रहे थे। उनकी आवाज सुनकर सभी छुप जाते हैं। ये लड़के कोई और नहीं बल्कि अदिशाम के दोस्त थे जो उसके साथ मुन्नार घूमने के लिए आए थे। फिर जब वे घर पहुंचते हैं तो सकराई को देखकर वे वहां से भागने लगते हैं, लेकिन सकराई उनका पीछा करता है और आखिर में उन्हें पकड़ ही लेता है। फिर सकराई उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ शनमुगम को लग रहा था कि उसकी बेटी नीला को अदिशाम ने ही किडनैप किया है और कहीं न कहीं रेजिना मैडम अपने बेटे को बचाने में लगी है। फिर वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और रेजिना मैडम के घर की तरफ जाने लगता है। फिर जैसे ही वो रेजिना मैडम के पास पहुंचते हैं तो रेजिना मैडम पहले से ही गन लेकर उनके स्वागत में खड़ी थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं इससे पहले कि गांव वाले रेजिना मैडम के ऊपर हमला करते और मैडम उनको शूट करती, सकराई और नंदनी वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर नंदनी शनमुगम और रेजिना मैडम को कहती है बंद करो ये सब, किसी ने किसी को भी किडनैप नहीं किया, बल्कि नीला और अदिशाम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों ही ये बात अपने घर पर नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि शनमुगम और रेजिना मैडम फैक्ट्री को लेकर हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। तभी नीला के फैमिली मेंबर्स रेजिना मैडम के घर पर जमा हो जाते हैं। फिर सकराई अदिशाम का फोन टेबल पर रखते हुए कहता है कि हम लोगों को शक ना हो, इसलिए अदिशाम ने पहले से ही कुछ वॉइस नोट रिकॉर्ड करके रखे हुए थे और अपने दोस्तों को कहा हुआ था कि एक दिन में एक वॉइस नोट मेरी माँ के पास भेजते रहना। इसलिए रेजिना मैडम को हर रोज एक एक वॉइस नोट आते रहते थे और इसी तरह के वॉइस नोट का एक फोल्डर अदिशाम के फोन में मौजूद था, जिसमें अदिशाम ने सब कुछ पहले से ही बताया हुआ था कि नीला और मेरी मुलाकात कैसे हुई, हम दोनों प्यार में कैसे पड़े और हम दोनों ने घर छोड़ने का फैसला क्यों किया। फिर सकराई वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू करता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तभी हम देखते हैं कि नीला के स्कूल में खो खो का कंपटीशन चल रहा है। नीला खो खो में बहुत अच्छी थी, इसलिए उस दिन भी उसी की वजह से उसकी टीम खो खो का मैच जीत जाती है और उस समय अदिशाम भी खो खो का मैच देखने के लिए आया हुआ था। मैच खत्म होने के बाद अदिशाम नीला से बात करने जाता है और यहीं से उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन नीला अदिशाम से तभी बात करती थी
जब मल्हार उसके आसपास नहीं होती थी। इसका मतलब उन दोनों के रिलेशन के बारे में मल्हार को कुछ भी नहीं पता था। अदिशाम ने तो अपने दोस्तों को ये सब भी बता दिया था कि नीला ने अभी तक मल्हार को कुछ भी नहीं बताया है, इसलिए उसको याद होगा। और उस दिन मल्हार ये सोच रही थी कि अदिशाम नीला के साथ जबरदस्ती कर रहा है और उसने नीला को बचा लिया। दरअसल उसकी सच्चाई ये थी कि नीला और अदिशाम वहां पर सबसे छुपकर मिलने के लिए गए थे। तभी अदिशाम मल्हार को आता हुआ देख लेता है, इसलिए कहीं उनका रिलेशन किसी को पता ना चल जाए। वो नीला के साथ ऐसे रिएक्ट करता है जैसे अदिशाम उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हो। दरअसल ट्यूशन वाले लड़कों को धमकाने वाला भी अदिशाम ही था। फिर एक दिन नीला मल्हार के साथ मूवी देखने के लिए जाती है। तभी अदिशाम भी वहां पर अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है और मूवी देखते वक्त बहुत ही शोर मचाने लगता है। फिर जब मूवी में इमोशनल सीन आता है तो अदिशाम की आंखों से आंसू निकल आते हैं और अदिशाम को इस तरह रोता हुआ देखकर नीला समझ जाती है कि अदिशाम का दिल साफ है। अब क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए हमेशा छुप छुप कर ही मिलते थे ताकि किसी को उनके बारे में पता ना चले। अब उनकी लाइफ एकदम सही चल रही थी, लेकिन एक दिन रेजिना और शनमुगम के बीच में झगड़े को देखकर वे दोनों समझ जाते हैं कि हम कभी भी एक नहीं हो सकते। फिर नीला यही बात अदिशाम को भी बताती है कि हमारे माता पिता हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए हम दोनों के बीच में तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वे दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि अलग होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अदिशाम दुनिया की नजरों में खुद को ऐसा दिखाता है कि वो नीला को परेशान करता है ताकि किसी को ये पता ना चले कि वे दोनों आपस में प्यार करते हैं। नीला ने ये सारी बातें अपने घर वालों को बताने की कोशिश भी की थी। एक दिन वो अपनी बहन नंदिनी को कॉल करती है और उसको ये सब बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन किसी काम में बिजी थी, इसलिए वो नीला से बात तक नहीं कर पाती। उसके पापा फैक्ट्री के यूनियन लीडर होने के नाते हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे, इसलिए वो ये बात अपने पिता को भी नहीं बता पाई। फिर नेक्स्ट डे वो रोते हुए अदिशाम को कहती है कि हमें घर से भागना होगा क्योंकि हमारी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है, और अगर हम ये बात अपने घर वालों को बता भी देंगे तो शायद वे लोग हम दोनों को अलग कर सकते हैं। अब अदिशाम ने घर से भागने की बात तो मजाक में की थी, लेकिन नीला इस बात पर सीरियस हो चुकी थी, इसलिए उन्हें भागना ही था। लेकिन अदिशाम को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनका इस तरह से भागना कितना गलत साबित होगा। उस रात जिसने नीला को इस तरह से गाड़ी के अंदर खींचा, दरअसल वो अदिशाम ही था, और नीला की आईडी कार्ड को भी उसी ने जानबूझकर बाहर फेंका था ताकि जो भी उसको ढूंढने आए उसको मिल जाए। अब ये सच्चाई पता चलने के बाद नंदिनी सोचती है कि उसको वापस शहर चले जाना चाहिए, और फिर वो उसी रात की ट्रेन की टिकट भी बुक करा लेती है। फिर रात को वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और ट्रेन आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी एक कांस्टेबल रेलवे स्टेशन आता है और स्टेशन मास्टर से अदिशाम और नीला के बारे में पूछताछ करने लगता है। फिर नंदिनी उस कांस्टेबल से पूछती है कि हमें तो पता चल गया है ना कि वो दोनों अभी मुंबई में हैं, तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? फिर कांस्टेबल कहता है मैम, किसी भी केस को खत्म करने से पहले हमें छानबीन करनी ही पड़ती है। फिर स्टेशन मास्टर कहता है कि आप लिस्ट में चेक करो, शायद उन दोनों का नाम उसी लिस्ट में लिखा होगा। फिर जब लिस्ट को चेक किया जाता है तो अदिशाम और नीला का नाम लिखा हुआ था। फिर स्टेशन मास्टर बताता है कि उस दिन तो इस स्टेशन से किसी ने भी ट्रेन नहीं ली थी। और ये बात सुनने के बाद नंदिनी सकराई को फोन करती है और कहती है कि नीला और अदिशाम गांव में ही कहीं पर हैं। उस समय सकराई मयानकोलाई फेस्टिवल में था, क्योंकि वहां पर नई मूर्ति को स्थापित किया जा रहा था और अब वे लोग पुरानी मूर्ति का विसर्जन करने वाले थे। फिर जब वे पुरानी मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो मूर्ति धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगती है, और तभी हमें पानी के अंदर अदिशाम और नीला की लाश दिखती है, और यहीं पर 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। दोस्तों, 4th एपिसोड के लास्ट में हमने नीला और अदिशाम की बॉडी को पानी में देखा था। ये बात अब सबको पता चल जाती है, इसलिए सकराई पानी के अंदर जाता है और वो पानी के अंदर नीला और अदिशाम की बॉडी को देखता है। उसको इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो गया। पानी से बाहर आने के बाद सब लोग जब सकराई को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि पानी के अंदर नीला और अदिशाम की ही बॉडी है। फिर अदिशाम और नीला की बॉडी को पानी से बाहर निकाला जाता है, जिसको देखकर सभी लोगों को बहुत ही दुख होता है। फिर उन दोनों की बॉडी को गांव में लाया जाता है। इतने में शनमुगम की पूरी फैमिली भी वहां पर आ जाती है, और जब वे लोग नीला और अदिशाम की बॉडी को देखते हैं तो वो सब भी रोने लगते हैं। अब यहाँ मौजूद सभी को लग रहा था कि इन दोनों ने सुसाइड ही की है, लेकिन बात कुछ और थी। तभी हम देखते हैं कि रेजिना मैडम के पास भी डीएसपी का फोन आता है, और फिर मैडम उनको बताती है कि ये एक सुसाइड केस है, इसकी रिपोर्ट मैं जल्दी से जल्दी आपके पास भेज दूंगी। फिर लक्ष्मी भी साकराई से उन दोनों की सुसाइड के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी नंदिनी और साकराई दोनों ही नीला के बैग की जांच करते हैं,
जिसके अंदर से उनको एक प्रेगनेंसी किट मिलती है और उसको देखकर सभी समझ जाते हैं कि नीला प्रेग्नेंट थी। फिर शनमुगम रेजिना पर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि ये काम जरूर अदिशाम का ही होगा। फिर दोनों बॉडीज की जांच होने के बाद डॉक्टर उन्हें बताती है कि इन दोनों ने सुसाइड नहीं किया बल्कि इन दोनों का मर्डर हुआ है। नीला और अदिशाम को नदी में फेंकने से पहले ही इन दोनों के गले काट दिए गए थे और इनके घाव को देखकर लगता है कि ये काम किसी धारदार हथियार से ही किया गया है। फिर जब सकराई ये बात उन दोनों के घर वालों को बताता है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो सोचा ही नहीं था कि उनके बच्चों का मर्डर हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि फायर ऑफिसर त्रिलोक से मिलता है और कहने लगता है कि तुम्हें भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में तो पता ही होगा। इस ट्रेजेडी में पाइपों में जंग लगने के कारण गैस लीक हो गई थी, इसीलिए वहां पर हादसा हुआ था। दरअसल फायर ऑफिसर को ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर भी पाइपों में जंग लगने के कारण ही फैक्ट्री में आग लगी होगी, लेकिन त्रिलोक उन्हें मानने से मना कर देता है और कहता है कि हमारी मशीनें बिल्कुल ठीक थी, कहीं भी कोई जंग नहीं लगा हुआ था। फिर त्रिलोक वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रेजिना मैडम साकराई से कहती है कि मुझे शनमुगम के घर पर जाना है। फिर साकराई और रेजिना मैडम दोनों ही गाड़ी में बैठकर शनमुगम के घर के लिए निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि शनमुगम के घर पर कुछ पुजारी आए हुए थे और वे लोग कहते हैं कि नीला म्यानकोलाई फेस्टिवल के समय पर गुजरी है और जब भी कोई इस समय गुजरता है तो वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है। जरूर नीला ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी उसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसकी चिता की राख को प्रसाद में बांटना चाहिए। और ये बात सुनने के बाद शनमुगम पुजारी के ऊपर भड़क जाता है और पुजारी को मारने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर रेजिना मैडम भी पहुंच जाती है और वो पुजारी को वहां से जाने के लिए कहती है। ऐसा पहली बार हुआ कि रेजिना मैडम ने किसी काम में शनमुगम का साथ दिया। फिर इस मामले को निपटाने के बाद सकराई सिगरेट पीने के लिए घर के पीछे चला जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर नीला के ट्यूशन टीचर पुष्पराज पर पड़ती है, जो गमले के पास कुछ ढूंढ रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर सकराई पर पड़ती है और फिर पूछने पर वो बताता है कि मैं तो सिर्फ पानी पीने के लिए आया था, और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। तभी रेजिना मैडम शनमुगम को कहती है कि नीला और अदिशाम आपस में गले मिलकर मरे थे, इसीलिए हमें उनका अंतिम संस्कार भी एक साथ ही करना चाहिए। फिर शनमुगम भी इस बात को मान जाता है। तभी उन दोनों की अंतिम यात्रा को एक ही साथ निकाला जाता है और उन दोनों को एक साथ ही जला भी दिया जाता है। लेकिन तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अंगला परमेश्वरी देवी का भक्त था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि देवी नाराज है और उन्हें बलि चाहिए। इस बार उनको मुर्गियों और बकरियों की बलि नहीं चाहिए बल्कि नर की बलि चाहिए। लेकिन तभी सकराई की नजर फिर से पुष्पराज पर पड़ती है, जो कि चुपचाप वहां से खिसक रहा था। फिर सकराई भी उसका पीछा करने लगता है और देखता है कि पुष्पराज शनमुगम के घर के पीछे जाकर उन गमलों के पास कुछ ढूंढने लगता है। सकराई दूर खड़ा चुपचाप उसे देखता रहता है, लेकिन अचानक से सकराई के मोबाइल पर किसी का फोन आ जाता है। फिर फोन की आवाज से पुष्पराज सकराई को देख लेता है और वहां से भागने लगता है। सकराई उसका पीछा करता है, लेकिन पुष्पराज अपनी बाइक पर बैठकर वहां से भाग निकलता है। फिर सकराई एक कांस्टेबल के पास फोन करता है और उसको पुष्पराज की गाड़ी का नंबर बताता है और पास वाले चेक पॉइंट को बंद करने के लिए कहता है। फिर सकराई खुद उन्हीं गमलों के पास जाता है जहां पर पुष्पराज कुछ ढूंढ रहा था। फिर सकराई को एक गमले के नीचे से एक फोन मिलता है। तभी नंदिनी से पूछने पर सकराई को ये पता लगता है कि ये फोन नीला का है। फिर नंदिनी जब शनमुगम की बर्थ डेट डालती है तो उस फोन का लॉक खुल जाता है। फिर वे दोनों मोबाइल में देखते हैं कि नीला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। फिर जब नंदिनी नीला के फोन में फेसबुक देखती है तो उसे पता चलता है कि नीला ने एक ग्रुप भी बनाया हुआ था और उसी ग्रुप में उसने पोस्ट किया था कि अमनी को क्या हुआ। तभी अमनी नाम सुनकर सकराई को याद आता है कि जिस दिन मैं और रेजिना मैडम विलेज काउंसलर के घर पर पूछताछ करने के लिए गए थे तो वहां पर भी कुछ लोग अमनी नाम के लड़के के बारे में बातचीत कर रहे थे। फिर सकराई और नंदिनी विलेज काउंसलर से मिलने जाते हैं। सकराई विलेज काउंसलर से बात करता है और नंदिनी मल्हार से बात करने चली जाती है। विलेज काउंसलर बताते हैं कि 25 साल पहले जब ये फैक्ट्री बन रही थी तो इसको बनाने के लिए मजदूर लोग बाहर से आए थे। ये सब लोग यहाँ पर उस फैक्ट्री को बनाने का काम ही करते थे और मुकेश जी ने उन मजदूरों से ये वादा किया कि फैक्ट्री बनाने के बाद मैं तुम्हें इसी फैक्ट्री में काम भी दूंगा। फिर एक दिन एक मजदूर के यहाँ से अमनी नाम की लड़की गायब हो जाती है जिसकी उम्र 15 साल थी। फिर पुलिस और गांव वाले मिलकर उस लड़की को हर जगह पर ढूंढते हैं, लेकिन अमनी कहीं भी नहीं मिलती और आज तक हमें ये नहीं पता चला कि वो लड़की कहाँ गई।
इस हादसे के बाद सभी मजदूर लोग तुरंत उस फैक्ट्री को छोड़कर वहां से चले गए। दूसरी तरफ मल्हार नंदनी को बताती है कि अमनी के गायब होने के बाद ही मयान कोलाई फेस्टिवल को मनाया जाने लगा। फिर जब नीला को अमनी के बारे में पता चला तो वो हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती थी। तभी वे दोनों जब वहां से जाने लगते हैं तो सकराई के पास फोन आता है कि पुष्पराज की बाइक को म्यान कोलाई फेस्टिवल में देखा गया है। फिर सकराई तुरंत म्यान कोलाई फेस्टिवल में पहुंच जाता है और उसे वहां पर पुष्पराज मिल जाता है। फिर वो उसे पकड़कर मारने लगता है, लेकिन तभी नीला की चाची उसे रोक लेती है। तभी सकराई को पता चलता है कि पुष्पराज और नीला की चाची दोनों के बीच में चक्कर चल रहा था और ये जानने के बाद सकराई और नंदनी दोनों ही चौंक जाते हैं। फिर सकराई पुष्पराज से पूछता है कि नीला का मोबाइल वहां पर क्या कर रहा था और तुम उसको क्यों ढूंढ रहे थे। फिर पुष्पराज बताता है कि जब एक बार मैं नीला की चाची से मिलने गया तब नीला ने हम दोनों को एक साथ मिलते हुए देख लिया था। फिर नीला ने चुपके से हमारी वीडियो बना ली और फिर वो वीडियो दिखाकर वो हमें ब्लैकमेल करने लगी। जिस रात वो दोनों गायब हुए थे उसी रात मेरे पास आए थे और मुझसे 1 लाख रुपए की डिमांड की। फिर जब मैंने उसे 1 लाख रुपया दिया तो नीला ने मुझे बताया कि मेरा मोबाइल मेरे घर के पीछे गमलों के पीछे पड़ा है। फिर उसी रात वे दोनों गायब हो गए और उस दिन के बाद से आज तक हमेशा उनके घर पर भीड़ लगी रहती थी। बस एक यही वजह थी कि मैं उसका फोन वहां से नहीं निकाल पा रहा था। फिर नीला के अंतिम संस्कार के दिन मुझे मौका मिला उस मोबाइल को ढूंढने का, लेकिन इससे पहले कि वो मोबाइल मुझे मिलता आपने उस मोबाइल को ढूंढ लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। 6th एपिसोड की शुरुआत में हम फायर इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि जली हुई फैक्ट्री में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हुआ था और वहां पर गुना भी मौजूद था क्योंकि गुना ही फैक्ट्री के मैनेजमेंट को संभालता था। तभी फायर इंस्पेक्टर गुना को बताता है कि अगर मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम निकली तो तुम्हारे मालिक को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। फिर गुना उनको बताता है कि मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तभी फायर इंस्पेक्टर की नजर थिनर के एक कैन पर पड़ती है और थिनर में तो आग भी बहुत जल्दी लगती है, इसलिए फायर इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि शायद फैक्ट्री को कहीं थिनर से ही ना जलाया गया हो। तभी फैक्ट्री का ही एक आदमी ऑफिसर को बताता है कि इस फैक्ट्री को 25 साल होने वाले थे, इसीलिए इसको पेंट करने के लिए ही थिनर का उपयोग होने वाला था। इसका मतलब उन्होंने थिनर का प्रयोग करके तो आग नहीं लगाई थी। लेकिन तभी वहां पर मौजूद वॉचमैन की नजर एक दरवाजे पर पड़ती है। फिर वो बताता है कि ये गेट हमेशा अंदर से ही बंद रहता था, लेकिन ये गेट आज बाहर से लगा हुआ है। और ये बात सुनते ही गुना को खांसी आने लगती है। फिर वे तुरंत ही फैक्ट्री से बाहर चले जाते हैं। गुना के बाहर आने के बाद सकराई भी फैक्ट्री से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि गुना को अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर सकराई गुना के साथ बैठकर बातें करने लगता है। तभी गुना बताता है कि मुझे पुष्पराज और सैल्वी के चक्कर के बारे में पता है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सैल्वी और मेरे बीच में संबंध कभी बने ही नहीं थे। फिर सकराई जाते जाते गुना को कहता है, तुमको खांसी टेंशन की वजह से आ रही थी ना, तुम्हें किस बात की टेंशन है। लेकिन गुना उसे कुछ नहीं बताता। फिर सकराई वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि नीला और अदिशाम की लाश जिस जगह पर मिली थी पुलिस उस जगह की अच्छे से तलाशी कर रही थी, शायद कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे कि उन्हें खूनी का पता चल सके। तभी वहां पर शहर से फोरेंसिक टीम भी आ जाती है जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने वाली थी। उस समय पुलिस वालों के पास जो डॉग था वो डॉग उन्हें जंगल की तरफ लेकर जाता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वहां पर कुछ कैंप लगे हुए दिखते हैं और उस कैंप में अंगला परमेश्वरी का भक्त रहता था। फिर जंगल में तलाशी करते वक्त उन्हें एक गुफा भी मिलती है जिसके अंदर जगह जगह पर खून के निशान लगे हुए थे। फिर फोरेंसिक टीम उस खून के सैंपल कलेक्ट करती है। तभी एक कांस्टेबल कहता है कि जब 25 साल पहले ये फैक्ट्री बन रही थी तो उस दिन भी एक लड़की गायब हुई थी और जब फैक्ट्री जल रही थी तो उस दिन भी एक लड़की गायब हुई। कहीं ये सब बलि का मामला तो नहीं हो सकता है कि अंगला परमेश्वरी देवी के लिए बच्चों की बलि दी गई हो। तभी सकराई और मैडम रजीना को उसी पागल बंदे की बात याद आती है जो उस दिन जोर जोर से चिल्ला रहा था कि माँ को इंसानों की बलि चाहिए। और इस गुफा के बाहर भी अंगला परमेश्वरी देवी का वही भक्त रहता था, इसलिए सबसे पहले शक की सुई उसी पर जाती है। फिर सकराई उस कैंप की तलाशी लेता है। तभी सकराई को कैंप के अंदर नीला की एक तस्वीर मिलती है और साथ में 1 लाख रुपए भी मिलते हैं। फिर सकराई को याद आता है कि ये वही पैसा है जो नीला और अदिशाम ने पुष्पराज से लिए थे। फिर पुलिस वाले अंगला परमेश्वरी के उस भक्त को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन बार बार पूछने पर भी वो भक्त पुलिस को कुछ नहीं बता रहा था। फिर सकराई उस भक्त के बारे में जानने के लिए पुजारी के पास जाता है। पुजारी बताता है कि 25 साल पहले जो अमनी नाम की लड़की गायब हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि इसी देवी के भक्त की बहन थी। फिर उसने अपनी बहन को बहुत ढूंढा
लेकिन उसको अपनी बहन कहीं भी नहीं मिली। इसी कारण से वो धीरे धीरे पागल हो गया और तभी से वो हर साल म्यान कुलाई फेस्टिवल में आता है और देवी को कहता है कि जो भी उसकी बहन के साथ हुआ वो और किसी की बहन के साथ ना हो। और वो भक्त अपनी बहन के नाम से एक मंदिर भी बनवाना चाहता है और उसी के लिए वो पैसे इकट्ठे कर रहा है। फिर पुजारी जी से ये बात जानने के बाद सकराई फिर से पुलिस स्टेशन में जाता है और इस बार सकराई अपने साथ नीला की एक फोटो भी लेकर जाता है। फिर वो उसे वो फोटो दिखाता है और कहता है कि इस लड़की को देखो, ये तुम्हारी बहन की उम्र की है। किसी ने इसे और अधिशाम को बहुत ही बेरहमी से मार डाला। मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ था और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से आए। फिर फाइनली वो अपनी जबान खोलता है कि पुष्पराज से 1 लाख रुपया लेने के बाद नीला और अधिशाम मेरे ही पास आए थे और फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम हमारे लिए एक खून कर दोगे तो हम तुम्हें 1 लाख रुपया देंगे। लेकिन मैंने उनको ये काम करने से मना कर दिया क्योंकि मैं सिर्फ बकरियों और मुर्गियों की ही बलि देता हूँ, ना कि इंसानों की। फिर अधिशाम ने मुझे 1 लाख रुपया दिखाया और कहा कि देखो हमारे पास सच में 1 लाख रुपया है। अगर तुम हमारे कहने पर एक खून कर दोगे तो हम तुम्हें 1 लाख रुपया दे देंगे। लेकिन तभी मैंने अचानक से उनके ऊपर हमला करके वो पैसे छीन लिए। फिर नीला अधिशाम से कहती है कि इसको जाने दो, जिसको हमें मारना है हम खुद मार देंगे। फिर सकराई उस पागल से पूछता है कि नीला और अधिशाम तुम्हें किसको मारने के लिए पैसे दे रहे थे, लेकिन ये बात उसको भी नहीं पता थी। फिर अगले दिन उस गुफा में लिए हुए ब्लड सैंपल की फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है और पता चलता है कि चट्टानों पर जो खून लगा हुआ था किसी इंसान का नहीं बल्कि बकरियों का था। उस समय पुलिस स्टेशन में डीएसपी सर भी मौजूद थे। फिर जब उन्हें पता चलता है कि उस गुफा में मिलने वाला खून बकरियों का है तो वो सकराई और रेजिना पर भड़क जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस अंगला परमेश्वरी के भक्त को बेवजह ही पकड़ लिया था। फिर डीएसपी साहब ये केस सकराई को दे देते हैं और कहते हैं कि इस केस के बारे में रेजिना को कुछ भी ना बताए। फिर सकराई और नंदिनी नीला की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। फिर डॉक्टर उन्हें बताती है कि नीला प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो बच्चा अधिशाम का नहीं था। फिर वो बताती है कि पिछले कुछ महीनों से नीला का रेप किया जा रहा था और ये बात सुनने के बाद नंदिनी अचानक से बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड की शुरुआत में हम उसी जगह को देखते हैं जहां पर नीला और अधिशाम की लाश मिली थी। उन दोनों की लाश झील के बीचों बीच मिली थी, इसलिए सभी पुलिस वाले ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनकी बॉडी को झील के बीचों बीच कैसे फेंका गया। फिर वे झील के तीनों साइड से कुछ डमी फेंकते हैं, लेकिन फिर भी ये पता नहीं चल पाता कि बॉडी झील के बीचों बीच कैसे पहुंची। फिर कुछ देर बाद जब झील से पानी निकाला जाता है तो झील के बाजू की चीज बीच में आ जाती है। इसका मतलब नीला और अधिशाम की बॉडी के साथ भी यही हुआ होगा। तभी हम नंदिनी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी। फिर वहां पर डॉक्टर भी आ जाते हैं। फिर जब वो नंदिनी की रिपोर्ट देखता है तो उसे पता चलता है कि सब कुछ एकदम नॉर्मल है। फिर वो नंदिनी से पूछता है कि बचपन में तुम्हें चक्कर आया करते थे क्या। नंदिनी बताती है जब से मैं कोयम्बटूर में रह रही हूँ तब से मुझे ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आज जब 7 साल बाद मैं इस गांव में वापस आई हूँ तो ये प्रॉब्लम मुझे फिर से होने लगी। अब डॉक्टर्स ये चाहते थे कि नंदिनी 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में ही एडमिट रहे, लेकिन नंदिनी उन्हें साफ मना कर देती है और कहती है कि हाल ही में मेरी बहन की डेथ हुई है। मैं अपने घर वालों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए मैं अपने घर पर जाना चाहती हूँ। फिर डॉक्टर भी उसकी बात मान जाते हैं और उसको अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी जब नंदिनी अपने आप को शीशे में देखती है तो अचानक से उसे फिर से अटैक आ जाता है और वो दोबारा चक्कर खाकर गिर जाती है। उसके बाद डॉक्टर नंदिनी को फिर से एडमिट कर लेते हैं और ये सब सकराई भी देख रहा था। लेकिन तभी सकराई को देखकर लक्ष्मी समझ जाती है कि हो ना हो ये उसको प्यार करने लगा है। अगले सीन में हम उसी फायर इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसको शक था कि थिनर के डिब्बों से ही फैक्ट्री में आग लगाई गई थी। फिर वो गांव में अलग अलग जगह पर थिनर की शॉप पर जाता है और थिनर के बारे में बात करने लगता है। फैक्ट्री को जलाने के लिए लगभग 20 से 30 लीटर थिनर की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए वो हर शॉप पर जाकर थिनर मांगता है। लेकिन दुकानदार कहते हैं कि इतना ज्यादा थिनर हम लोग नहीं रखते। लेकिन तभी एक दुकान में काम करने वाला लड़का उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि आपको जो चाहिए था मैं आपको लाकर दे सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कोयम्बटूर से एक डॉक्टर आती है जो कि कोयम्बटूर में नंदिनी का इलाज किया करती थी। जब उसे नंदिनी के बारे में पता चला तो वो सीधा यहाँ पर आ गई। लेकिन तभी षणमुगम कहता है कि हमें साइकियाट्रिस्ट की कोई जरूरत नहीं, कृपा करके आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन रेजिना मैडम षणमुगम को समझाती है कि हमें इनकी जरूरत है क्योंकि कोयम्बटूर में यही नंदिनी का इलाज किया करती थी और इनको उसकी मेंटली हालत के बारे में पता है।
फिर डॉक्टर बताती है कि नंदिनी को कुछ नहीं हुआ, रिपोर्ट के हिसाब से सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन फिर नंदिनी की मां पूछती है कि वो बार बार बेहोश क्यों हो रही है। फिर वो डॉक्टर बताती है कि प्रॉब्लम शरीर में नहीं बल्कि उसके दिमाग में है। दरअसल उसके दिमाग में उसके बचपन की कुछ यादें जुड़ी हैं और ये यादें उसे बार बार तकलीफ देती हैं। इसलिए इसका दिमाग उस तकलीफ से छुटकारा पाना चाहता है। जरूर नंदिनी के साथ बचपन में कुछ बुरा हुआ होगा जिसको ये भूल चुकी थी। अब जिस प्रकार के सिम्टम्स हम नंदिनी में देख रहे हैं, मुझे लगता है कि नंदिनी के साथ भी बचपन में रेप वगैरह हुआ होगा। लेकिन वो ये बात मानेगी नहीं क्योंकि उसको इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब वो इस मेमोरी को भूल चुकी है और जैसे ही नंदिनी को ये पता चला कि नीला के साथ रेप किया गया है तो उसके मन में जो बचपन के कुछ मेमोरी छुपी हुई थी वो अचानक से ट्रिगर हो गई और इसी की वजह से वो बेहोश हो गई। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस झील के चारों तरफ तलाशी ले रहे थे। तभी अंत में उन्हें मर्डर वेपन भी मिल जाता है और फिर फोरेंसिक वाले उस वेपन को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन तभी सकराई को पता चलता है कि नीला ने फेसबुक पर जो ग्रुप बनाया था उसमें टोटल 5 मेंबर थे, जिसमें से 3 तो नीला, अधिशाम और मल्हार थे और बाकी 2 में से उनके ही स्कूल का एक बच्चा था और 5वीं आईडी किसी डॉक्टर डेविल के नाम से थी। उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि उसने फेक वीपीएन का इस्तेमाल किया हुआ था और शायद डॉक्टर डेविल ही एक ठरकी इंसान है क्योंकि उसने अपनी आईडी से नीला के ही स्कूल की खो-खो टीम की कुछ लड़कियों को भी फॉलो किया हुआ था। फिर सकराई नीला के स्कूल में जाता है और मल्हार से पूछता है कि तुम्हें छोड़कर नीला की कोई और दोस्त भी है क्या। फिर मल्हार कहती है कि नीला ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी और नीला की सिर्फ मैं ही एक दोस्त थी। लेकिन तभी सकराई की नजर त्रिलोक पर पड़ती है जो कि स्कूल में ही था। फिर जब वो मल्हार से त्रिलोक के बारे में पूछता है तो मल्हार बताती है कि त्रिलोक सर तो हमारी खो-खो टीम के स्पॉन्सर हैं, उन्हें यहाँ पर आने की परमिशन है। लेकिन तभी त्रिलोक एक लड़की को डांट देता है क्योंकि वो खो-खो सही से नहीं खेल रही थी। फिर त्रिलोक उसे चुप करवाने के लिए अपने गले लगा लेता है। सकराई को यह सब देखकर बहुत ही अजीब लग रहा था। फिर सकराई मल्हार की हेल्प से त्रिलोक की बोतल मंगवाता है जिससे वो पानी पी रहा था और उसके फिंगरप्रिंट्स वेपन पर मिले हुए फिंगरप्रिंट से मैच करने के लिए भेज देता है। लेकिन तभी वहां पर खड़ा हुआ कांस्टेबल सकराई को कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि त्रिलोक बहुत ही बड़ा आदमी है और डीएसपी भी उसके साथ मिला हुआ है। जब हम त्रिलोक की ये बात डीएसपी को बताएंगे तो हो सकता है कि डीएसपी सर हमारी बात ना माने। फिर जब सकराई फायर इंस्पेक्टर को फोन करता है तो वो बताता है कि जिस रात फैक्ट्री में आग लगी उस रात त्रिलोक कहां पर था ये मुझे पता है, वो अपने गेस्ट हाउस में था। ये बात सुनते ही सकराई उस गेस्ट हाउस में जाने लगता है। उस गेस्ट हाउस में कोई भी नहीं रहता। त्रिलोक भी कभी कभी ही वहां पर आया करता था। लेकिन जब वो दीवार पर लगे हुए कुछ फोटोज देखता है तो समझ जाता है कि ये फोटो तो उसने नीला के फोन में देखे थे। इसका मतलब उनका कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था। फिर जब सकराई टेबल पर देखता है तो टेबल पर भी डॉक्टर डेविल लिखा हुआ था और उसको देखकर सकराई का शक यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो डॉक्टर डेविल त्रिलोक ही है। फिर सकराई ये सारी बातें डीएसपी को बताता है लेकिन डीएसपी उसकी बात मानने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि सकराई के पास कोई भी प्रूफ नहीं था कि ये काम त्रिलोक ने किया है। अब सकराई के पास एक ही उम्मीद बची थी कि किसी तरह से मर्डर वेपन पर मिले फिंगरप्रिंट त्रिलोक के फिंगरप्रिंट से मैच हो जाए। फिर जब सकराई फोरेंसिक डॉक्टर से पूछता है कि त्रिलोक के फिंगरप्रिंट मर्डर वेपन से मैच हुए या नहीं तो डॉक्टर कहता है कि देखिए सर, मर्डर वेपन पर लगे हुए सारे फिंगरप्रिंट्स मिट चुके हैं। फिर भी हमें एक छोटा सा फिंगरप्रिंट का सैंपल मिल गया जो कि नीला और अधिशाम का नहीं है। इसका मतलब कि फिंगरप्रिंट खूनी का ही हो सकता है, लेकिन वो फिंगरप्रिंट बहुत ही छोटा है और उसको हम अच्छे से मैच नहीं कर पाएंगे। फिर डॉक्टर बताता है कि इंसान के फिंगरप्रिंट 3 तरह के होते हैं जो कि लूप पैटर्न, वल पैटर्न और आर्क पैटर्न में होते हैं और हमें मर्डर वेपन में जो फिंगरप्रिंट मिला है वो आर्क पैटर्न का है और त्रिलोक का फिंगरप्रिंट भी आर्क पैटर्न का ही है। लेकिन अगर हम इस तरह के फिंगरप्रिंट्स अपने शहर में ढूंढेंगे तो लगभग 25,000 लोग मिल जाएंगे जिनके फिंगरप्रिंट्स आर्क पैटर्न के होंगे। अब आप ही हमें बताइए कि इतनी सी जानकारी से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि खूनी त्रिलोक है या नहीं। अगले सीन में हम रजीना और शनमुगम को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थे। फिर सकराई उनको बताता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं त्रिलोक का हाथ है। लड़कियां हमेशा से ही त्रिलोक की कमजोरी रही हैं, इसीलिए ही शायद उसने खो-खो क्लब की शुरुआत की थी और वो सोशल मीडिया पर खो-खो टीम की हर एक लड़की को फॉलो भी करता है। उसने नीला को भी फॉलो किया हुआ था और उसकी आईडी का नाम है डॉक्टर डेविल। फिर सकराई उनको ये भी बताता है कि जब फैक्ट्री में आग लगी थी उस समय त्रिलोक कहाँ था। इतना सुनने के बाद रजीना मैडम और शनमुगम
बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। अब वे दोनों किसी भी तरीके से त्रिलोक से बदला लेना चाहते थे। फिर सकराई त्रिलोक को उसी फार्म हाउस से फॉलो करता है और देखता है कि त्रिलोक किसी लड़की को म्यानकुलाई फेस्टिवल में छोड़कर चला गया। फिर सकराई रजीना मैडम को कॉल करके बताता है कि त्रिलोक अभी हाईवे की तरफ जा रहा है। फिर सकराई म्यानकुलाई फेस्टिवल में उस लड़की का पीछा करता है जिसको थोड़ी देर पहले ही त्रिलोक यहाँ पर छोड़कर गया था। वहीं दूसरी तरफ रजीना मैडम और शनमुगम त्रिलोक को हाईवे पर रोक लेते हैं और उसको वहां से फैक्ट्री में लेकर आ जाते हैं। फिर वे दोनों उसे बहुत मारते हैं। त्रिलोक बार बार पूछता है कि तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझे कुछ तो बताओ। वहीं दूसरी तरफ म्यानकुलाई फेस्टिवल में सकराई को वो लड़की मिल जाती है, लेकिन वो कोई लड़की नहीं थी बल्कि एक किन्नर थी। फिर जब सकराई उससे पूछता है कि तुम दोनों इतनी रात में फार्म हाउस में क्या कर रहे थे, तो वो किन्नर कहती है कि त्रिलोक सर और मैं अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये तुम्हारा समाज हमें स्वीकार नहीं करता, इसीलिए मैं त्रिलोक सर से रात में मिलने गई थी। फिर वो किन्नर सकराई को कहती है, मैं जानती हूँ तुम नीला के खून के लिए त्रिलोक पर शक कर रहे हो, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये काम उन्होंने नहीं किया, क्योंकि त्रिलोक सर लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट रखते हैं और वो एक गे हैं। ये बात सुनने के बाद सकराई टेंशन में आ जाता है, क्योंकि नीला और अधिशाम का खून त्रिलोक ने नहीं किया था। फिर वो ये बात बताने के लिए रजीना मैडम के पास कॉल करता है, लेकिन मैडम फोन नहीं उठाती। फिर सकराई तुरंत ही खुद फैक्ट्री की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वे लोग त्रिलोक को बस जलाने ही वाले थे कि तभी वहां पर सकराई पहुंच जाता है और उन दोनों को ऐसा करने से रोक लेता है। वो बताता है कि इसने नीला और अधिशाम को नहीं मारा। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे उन दोनों को किसने मारा। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं नंदिनी जो कि हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर उससे उसकी बचपन की कुछ यादें पूछती हैं, लेकिन नंदिनी उनको कहती है कि मुझे बचपन की बातें याद नहीं। तभी हम उसी फायर डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर को देखते हैं जिनको पुलिस की जीप में थिनर मिलता है। फिर वो फैक्ट्री के लॉयर से मिलने के लिए जाता है। फैक्ट्री का लॉयर उसे बताता है कि जब से त्रिलोक इस कंपनी को संभाल रहा है तब से ये कंपनी ठीक ढंग से नहीं चल रही और ये कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में भी चल रही थी। त्रिलोक के पिता मुकेश जी को लगता था कि ये कंपनी कुछ सालों में डूबने वाली है, इसलिए मैंने और शनमुगम ने मिलकर वर्कर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बदलाव कर दिए। फिर वहां से फायर ऑफिसर त्रिलोक के पिता मुकेश जी के पास जाते हैं। मुकेश जी उन्हें बताते हैं कि त्रिलोक अभी आईसीयू में है। फिर वो ऑफिसर मुकेश जी को बताता है कि जब मैंने कहा था कि शनमुगम ने फैक्ट्री को जलाया था तब आपने मेरा विश्वास नहीं किया, लेकिन अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे पता चल गया है कि इस फैक्ट्री को किसने जलाया है और इस काम में किसने उसकी हेल्प की थी। फिर वो ऑफिसर बताता है कि इस फैक्ट्री को शनमुगम ने ही थिनर का उपयोग करके जलाया था और आपको मैं ये भी बताता हूँ कि रजीना मैडम ने ही शनमुगम को थिनर ला कर दिया था। और तो और इन सब में आप भी शामिल थे, क्योंकि आपको पता चल गया था कि अगले कुछ सालों में फैक्ट्री नहीं चलने वाली, इसीलिए आपने शनमुगम को कहकर फैक्ट्री में फेक स्ट्राइक करवाई ताकि स्ट्राइक के कारण फैक्ट्री में कोई भी वर्कर ना रहे, और फिर आपने उस फैक्ट्री में आग लगवा दी। दरअसल आपका प्लान था कि आग लगाने के जुर्म में शनमुगम तो अरेस्ट हो जाएगा और इंश्योरेंस से जो पैसा मिलेगा वो पैसा आप वर्कर्स में बांट देंगे और उसमें से कुछ हिस्सा आप शनमुगम और रजीना मैडम को भी दे देंगे ताकि उनके बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि उस रात शनमुगम की बेटी नीला गायब हो गई। फिर फायर ऑफिसर कहता है कि माना आपने गलत किया, लेकिन आपकी नीयत खराब नहीं थी, इसलिए मैं रिपोर्ट में ये बातें नहीं लिखूंगा और विश्वास कीजिए आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। तभी हम देखते हैं कि शनमुगम और रजीना मैडम डीएसपी सर के पास जाकर खुद को सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने त्रिलोक को बुरी तरह से मारा था। फिर उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन किसी को भी ये मालूम नहीं था कि इस काम में सकराई भी उनके साथ शामिल था। लेकिन रजीना मैडम सकराई को कहती है कि किसी को भी ये मालूम नहीं चलना चाहिए कि तुम हमारे ही साथ थे, क्योंकि तुम्हें उस कातिल को ढूंढना है जिसने नीला और अधिशाम को मारा है। तभी लक्ष्मी सकराई से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में आती है और बताती है कि नंदिनी हॉस्पिटल से गायब हो गई है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। फिर सकराई हॉस्पिटल में नंदिनी के बारे में पूछताछ करने के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि नंदिनी को यहाँ से जाते हुए किसी ने भी नहीं देखा। फिर सकराई के घर में काम करने वाली बाला दीदी उसे कॉल करती है और कहती है कि आप जल्दी से घर में आ जाइए, मैं रात तक यहाँ पर काम नहीं कर सकती। और ये बात सुनने के बाद लक्ष्मी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं माँ का ख्याल रख लूंगी। और फिर सकराई लक्ष्मी को लेकर अपने घर चला जाता है। तभी वहाँ काम करने वाली दीदी बताती है कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर नंदिनी आई थी और वो आपकी माँ के पास कुछ देर बैठी थी। जब मैं चाय बनाकर लाई तो नंदिनी दीदी यहाँ से चली गई थी। तभी अचानक से सकराई को याद आता है कि एक दिन मैं नंदिनी को उसी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने घर लेकर आया था
तभी उसने मुझे अपनी गन को अलमारी में रखते हुए देख लिया था। फिर जब सकराई अलमारी खोलकर देखता है तो उसको वहां पर गन नहीं मिलती। इसका मतलब नंदिनी सकराई की गन लेकर वहां से चली गई थी। फिर सबसे पहले सकराई नंदिनी को ढूंढने के लिए उसके घर जाता है। उस समय उसके घर के सभी लोग म्यान कुलाई फेस्टिवल में गए हुए थे, लेकिन नंदिनी की चाची उस समय घर में ही मौजूद थी और उन्हें इस बात का पता नहीं था कि नंदिनी हॉस्पिटल से कहीं चली गई है। फिर सकराई उन्हें बताता है कि नंदिनी हॉस्पिटल से कहीं चली गई है और ये बात सुनने के बाद नंदिनी की चाची टेंशन में आ जाती है। फिर वो नंदिनी की माँ को फोन करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। फिर वो नंदिनी के चाचा को फोन करती है और वो भी फोन नहीं उठाते। फिर टेंशन में आकर नंदिनी की चाची बताती है कि जिस दिन नीला गायब हुई, अगर उसके चाचा उस दिन अंगला परमेश्वरी देवी के रिचुअल में नहीं गए होते तो जरूर नीला जाने से पहले उनको कुछ बता कर जाती। ये बात सुनने के बाद सकराई पूछता है कि क्या उस रात गुना अंगला परमेश्वरी के रिचुअल में गया था? तो नंदिनी की चाची कहती है हाँ, वो तो रिचुअल के लिए हर साल ही जाते हैं। वही तो हैं जो खोपड़ी को थाली में लेकर चलते हैं। और ये बात सुनने के बाद सकराई को याद आता है कि इस बार तो इस रिचुअल के टाइम पे मैं खुद वहां पर मौजूद था, लेकिन इस बार पुजारी जी थाली में खोपड़ी लेकर आए थे। फिर सकराई को नंदिनी के चाचा गुना पर शक होने लगता है। फिर सकराई नंदिनी की चाची से पूछता है, क्या नंदिनी और नीला का आपके घर में आना जाना लगा रहता था? फिर उसकी चाची बताती है कि जब वो दोनों बहनें छोटी थी तो अपने पापा से डांट खाने के बाद अक्सर हमारे घर पर आ जाया करती थी, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने हमारे घर पर आना बंद कर दिया। फिर सकराई कहता है कि जब उन्होंने वहां पर आना बंद किया तब उनकी उम्र क्या होगी? फिर नीला की चाची बताती है कि उनकी उम्र उस समय लगभग 12 से 13 साल होगी। अब सकराई का शक यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो इन सब के पीछे नंदिनी के चाचा का हाथ है। फिर सकराई वहां से निकल जाता है और गुना के मोबाइल में लास्ट लोकेशन चेक करके उसी तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम नंदिनी को देखते हैं जो कि गन लेकर खड़ी थी। तभी वहां पर उसके चाचा आ जाते हैं और वो नंदिनी से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं तुम तो मुझे छोड़कर चली गई, फिर मैं अकेला पड़ गया, जिसके कारण मुझे नीला का सहारा लेना पड़ा। अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती तो मैं नीला के साथ ये सब नहीं करता। और हाँ, मैंने जानबूझकर नीला को नहीं मारा, वो बस एक हादसा था। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। तभी जब उस पागल ने खून करने से मना किया तो नीला ने अपने चाचा को फोन करके एक जगह पर आने के लिए कहा और जैसे ही वो वहां पर आते हैं अधिशाम उनको मारने के लिए उनके पीछे से एक बड़ा सा चाकू लेकर आता है। अब इससे पहले कि अधिशाम गुना को मार पाता, फैक्ट्री में एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट के कारण अधिशाम गिर जाता है। फिर गुना सतर्क हो जाता है और उस चाकू से अधिशाम के गले को काट देता है। फिर वो नीला को जबरदस्ती वहां से खींच कर ले जाता है, लेकिन इस बार नीला उनके चंगुल से निकलना चाहती थी और गलती से वो चाकू नीला की गर्दन पर लग जाता है और उसकी गर्दन कट जाती है। फिर नीला रेंगते हुए अधिशाम के पास जाती है और दोनों ही गले मिलकर अपनी अंतिम सांस लेते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर नंदिनी ने गुना के ऊपर गन तानी हुई थी, लेकिन नंदिनी गन चला नहीं पाती क्योंकि वो अभी तक अपने बचपन में झेले हुए ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई थी। तभी गुना नंदिनी से वो गन ले लेता है और जैसे ही नंदिनी को मारने लगता है वहां पर सकराई पहुंच जाता है। फिर गुना सकराई के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन सकराई गोलियों से बच जाता है। फिर वो तुरंत एक पत्थर उठाकर गुना के हाथ पर मारता है और गुना के हाथ से गन नीचे गिर जाती है। फिर सकराई और गुना के बीच में हाथापाई होने लगती है। सकराई गुना को बहुत मारता है, लेकिन तभी नंदिनी गन उठा लेती है और गुना के ऊपर फायर कर देती है। फिर वो उस गन में जितनी भी गोलियां बची थी सभी गोलियां गुना के ऊपर चला देती है और गुना को मार देती है। फिर सकराई नंदिनी से गन छीन लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। लेकिन नंदिनी कहती है कि मैं सच से बहुत भाग चुकी, अब मैं और नहीं भागूंगी। सबको इसकी सच्चाई का पता चलना चाहिए कि इसने मेरे और नीला के साथ क्या क्या किया। और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको सीरीज देखकर मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं जल्दी ही हाजिर होऊंगा आपके लिए नई वीडियो लेकर। टिल देन, बाय बाय।